पॉलिटिकल न्यूज़ से भी ज़्यादा कुमार नारायण के न्यूज़ को प्रोमिनेंस मिलता था। कुमार नारायण को न्यूज़ रिपोर्ट्स में ही स्पाई रिंग के किंग पिन कहा गया था, जिनकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। राजीव गांधी गवर्नमेंट का पहला कैबिनेट मीटिंग था, उसी दिन शाम को वो वहाँ पर रेड किए। इतना बड़ा स्पाई स्कैम बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के तो पॉसिबल नज़र नहीं आता। जितने कांग्रेस के लीडर्स उस ज़माने में 50s 60s में थे, उन सब के साथ कुमार नारायण की बहुत अच्छी जान पहचान थी। 2100 पेजेस की चार्जशीट दाखिल होना, 188 गवाह होना, पीएमओ के लोग इसमें शामिल थे, प्रेसिडेंट ऑफिस के लोग शामिल थे। इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक थिंकिंग ये भी चल रहा था कि पाकिस्तान का जो काहूटा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसकी बॉम्बिंग होना था, और ये चीज़ एक पीस ऑफ पेपर में पाया गया था। देश के सामने आने के पहले कुमार नारायण के सामने पास आ जाता था, और उस दौरान भारत में एक माहौल पैदा हुआ था कि शायद देश अब रहेगा नहीं। तो सबसे पहले तो कल्वल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे शो जिस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी एक टॉपिक को हम अपने व्यूअर्स को ब्रेक डाउन करके दिखाएं। और आज ये बेहद ही इंटरेस्टिंग बुक जिसे ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कुमार नारायण अ सिंगुलर स्पाई, और इसे कल्वल भट्टाचार्य जी आपने लिखा है। और इसमें बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे एक देश में इतना बड़ा स्कैंडल होता है, इतना बड़ा स्पाई स्कैंडल होता है, जिससे 1985 में राजीव गांधी सरकार हिल जाती है, और किस तरीके से सरकारी तंत्र इसमें मिला रहता है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी मिली रहती है। एक इंसान जो एक नॉर्मल इंसान है और वो किस तरीके से इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और दूसरे देश को मदद पहुंचाता है, इसकी कहानी है। और बहुत ही अच्छे से आपने उसको छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो आज हम इसी को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आपने मौका दिया कुमार नारायण स्पाई स्कैंडल के बारे में बात करने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि कुमार नारायण स्पाई स्कैंडल, जिसके ऊपर अ सिंगुलर स्पाई इस किताब को मैंने लिखा है, वो एक ऐसे समय में भारत के इतिहास में निकला जिस वक्त भारत का जो राजनीतिक और अर्थनैतिक जो एक तरह का जो सिस्टम था, उसमें एक तरह की शिफ्ट हो रही थी। जैसे पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में 1947 से लेकर लगभग 1980-84 तक एक तरह की जिसमें हम कार्बन कॉपीज़, टाइपराइटर्स और पेपर से जोड़ते थे, उस किस्म की एक ब्यूरोक्रेसी उस ज़माने में हुआ करती थी। पर 1980 या फिर मान लीजिए कई हद तक 1977-78 से ही एक तरह की कंप्यूटराइजेशन की तरफ जो भारतीय जो स्टेट है उसका एक शिफ्ट होने का एक टेंडेंसी नज़र आने लगा था, क्योंकि इंदिरा गांधी खुद कंप्यूटर्स, माइक्रोचिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात सोच रही थी। तो उस वक़्त दरअसल एक 1980-84 के दौरान ये जो शिफ्ट जो है, राजनीतिक और इकोनॉमिक शिफ्ट जो है, एक तरह का कंप्यूटर्स और IT ड्रिवन एक जो सिस्टम आने वाला था, उसका एक शिफ्ट हो रहा था। और एक तरफ दूसरी तरफ लिबरलाइजेशन, जिसे हम 1990-91 में देखते हैं, उसका भी एक तरह का छोटा सा बीज हम देखने को मिलता था कि फ्री इन्वेस्टमेंट्स, फ्री इकोनॉमी, उस तरह की बातें हो रही थी उस ज़माने में। तो इसी समय में जो पुराना सिस्टम जो था, जो पुराना स्पाई सिस्टम या फिर पुराने किस्म के एस्पियोनेज जो होते थे, उसको निकाला गया था। तो उसमें एक तरह से तो खैर जो ओल्ड स्टाइल होता था कि भारत में जिस तरह के पहले के ज़माने में इंटेलिजेंस गैदरिंग होती थी, अब कुमार नारायण प्राइवेट इंटेलिजेंस ऑपरेटर थे। पहले तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग करते थे। एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी थी उस ज़माने में, मानिकलाल, SLM मानिकलाल। तो SLM मानिकलाल और T मानिकलाल, दो कंपनीज थे, ये उनके लिए काम करते थे, SLM मानिकलाल और T मानिकलाल के लिए। तो जो उनका जो ओल्ड स्टाइल ऑफ बिजनेस था, खुद चल के जाकर बात करना, फ़ोन उठाना नहीं, और इंडिविजुअल इंटरेक्शन के ज़रिए वो काम करते थे। तो उस सिस्टम में एक तरह की परिवर्तन 1980 के बाद आने लगा था। और इसीलिए ये जो स्पाई स्कैंडल था,
इसको उजागर कर पाए थे कुछ लोगों ने, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल तरीके से ये स्पाइस बाहर आ स्कैंडल बाहर आया था। क्योंकि वेद प्रकाश शर्मा जी जो पहले दिल्ली पुलिस में थे, उसके पहले सीबीआई में थे, और वो दरअसल शाह कमीशन में भी इन्वॉल्व थे 1977 में। तो वेद प्रकाश शर्मा एक बहुत ही चांस फैक्टर के वजह से अचानक से उनके हाथ लग गया था ये केस, और उसी जिस पे हम दौरान डिटेल में हाँ, बात इसी करेंगे। दौरान हमने तो है कि ये जो शिफ्ट था, और ये ऐसा शिफ्ट जिसमें एक हिस्टोरिक, एक जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिलते, जो ओल्डर पॉलिटिशियंस थे उनके बाद यंगर पॉलिटिशियंस सीन में आने लगे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और एक किस्म से एक हिस्टोरिक एक मतलब टच भी आपको देखने को मिलता। तो मुझे इस पे काम करने में लगभग 4-5 साल लगे थे, बट ओवरऑल ये मैं समझता हूँ कि एक अनरिजॉल्व्ड किस्म की केस रहा है शुरू से, और मैंने कोशिश किया अपने तौर से जहाँ तक हो सके। और ये मतलब कहीं पर भी आप इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि आप जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, आप उन चीज़ों को जैसा है वैसा दिखा करके कह करके छोड़ देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे आपको क्या ज़रूरत लगी, क्योंकि मामला तो बहुत पुराना है और उस दौर में भी बहुत स्कैंडल हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और वो लगातार चलता चला आ रहा है, लेकिन इस वक्त लिखने की आपको ये ज़रूरत क्या लगी और ये टॉपिक आपने क्यों चुना, ये मेरे मन में सवाल है। देखिए, पहली बात है जब मैं कुमार नारायण केस मेरी बचपन की मतलब कहानी है, और जब मैंने पहली बार इस केस को पढ़ा था तब मैं बहुत ही छोटा था, और हम लोग बचपन में जैसे होता है न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, इस तरीके के जब हम पढ़ते हैं तो वो कई दिनों तक मन में रह जाता है। और मेरे लिए भी एक बहुत ख़ास मेमोरी था कि कुमार नारायण स्पाइस स्कैंडल के बारे में हम रोज़ पढ़ते थे। तो मुझे इतना याद है, उस वक्त की जो रिपोर्ट्स थे वो इतने जजमेंटल थे, क्योंकि कुमार नारायण को न्यूज़ रिपोर्ट्स में ही स्पाई कह दिया गया था। कुमार नारायण को न्यूज़ रिपोर्ट्स में ही स्पाई रिंग के किंग पिन कहा गया था। तो मैं बाद में जब मैं रिसर्च करता था, क्योंकि मेरे लिए एक किस्म का ये एक तरह का मान लीजिए हॉबी था कि जब मेरे पास कुछ फ्री टाइम होता था तो मैं कुमार नारायण स्पाई स्कैंडल के बारे में रिसर्च करता था। तो मैं सोचा कि अगर हम जजमेंटल होकर किसी भी केस को देखेंगे तो इसके जो ह्यूमन एलिमेंट है, कुमार नारायण असल में क्या थे, कौन थे, उनके मजबूरियाँ क्या रही होगी, अगर वो अच्छे थे या बुरे थे, वो किस तरह के इंसान थे, उसको हमें देखना चाहिए। तो वो मुझे लगा कि अगर हम ऑब्जेक्टिवली उसको अगर प्रोब करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उसमें ज़्यादा मेरिट होगी। और तो इसीलिए मैंने अपने तरह से कोशिश किया कि सब्जेक्टिव ना होने का, ना तो वो ब्लैक थे, ना वाइट, ना तो ग्रे, एक इंसान थे वो, सबसे पहली बात। तब जब हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, इंटरव्यूज़ करना शुरू किया, लोग पहली बात तो है कि कुमार नारायण के बारे में कोई बोलना नहीं चाहते हैं। बहुत पुरानी बात है, पर फिर भी आज भी वो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये किस्म का स्पाइस स्कैंडल था, नेगेटिविटी अराउंड दैट। बिल्कुल वो कंडेम्ड थे ना, बिल्कुल एक तरह का, जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ लिखना चाहेंगे तो आपके पास 10-15 लोग आपके पास दौड़ कर आएंगे और बताएंगे कि जी हम नेहरू जी से मिले थे, हम इंदिरा गांधी से मिले थे, या फिर कुछ भी ऐसे। पर किसी भी ऐसे कोई सोर्स से अगर आप पूछेंगे कि भाई आप कभी कोई स्पाइस स्कैंडल एक्यूज से कभी मिले थे कि नहीं, तो वो खुल के नहीं बताते, बहुत ही सोच समझ कर बताते इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन होते। तो मुझे शुरुआत से ही ऐसा लगता था कि ये टॉपिक जो है मेरे मन में था, मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए। पर मेरे लिए ऐसा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि कोई खुल के नहीं बोलते थे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आर्काइवल रिसर्च की ज़रूरत थी। तो पहली बात है कि मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के जो बहुत पुराने आर्काइव्स हैं उससे मुझे बहुत मदद मिला, और मैं उसके ज़रिए रिसर्च भी करना शुरू किया। पर आपने जैसे कहा कि आज के ज़माने में हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि पर मैं आज ये किताब नहीं लिख रहा था, मैं कई सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, लिख रहा था। पर मुझे लगता है कि हमारे भारत के इतिहास में कई बड़े बड़े केसेस और इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी के असैसिनेशन, उसके बाद हमारे जैसे और भी बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। और कुमार नारायण का जो केस जिस वक्त हुआ था, उस वक्त लगभग 6-7 महीने के अंदर भारत में ऐसे बड़े हादसे हो रहे थे, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, उसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, एज यू नो वेरी वेल, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, एंटी सिख राइट्स हुए, और उस दौरान भारत में एक माहौल पैदा हुआ था कि शायद देश अब रहेगा नहीं, क्योंकि उस वक़्त पूरे न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्शन आ रहा था, और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीज़मेंट्स आते थे 1984 में। मुझे याद है कि एडवर्टीज़मेंट्स आते थे कि देश के दुश्मनों को पहचानो, इस तरह के एड्स निकलते थे। तो देश में एक तरह का माहौल था कि शायद
देश के खिलाफ बहुत दुश्मन काम कर रहे हैं। और इसमें ये माना जाता था कि बाहरी ताकतें भी हैं। बाहरी ताकतें काम कर रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी खुद बोलती थी कि फॉरेन हैंड देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। बल्कि राजीव गांधी भी शुरुआती दिनों में उन्होंने भी कहा था कि देश के दुश्मन देश के लिए, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस दौरान जो ये केस निकला, जब कुमार नारायण का स्पाइस स्कैंडल का जब एक्सपोजर हुआ जनवरी में, उस वक्त वैसे कई सारे और बड़े बड़े केसेस, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको ये पता है कि एंडरसन जो कि यूनियन कार्बाइड के बॉस थे, वो उनको यहाँ से एग्जिट करवाया गया। तो इस तरह के जो इश्यूज हुए, तो ऐसे बहुत रोज़ बड़े बड़े हेडलाइंस होते थे। तो उसी बड़े हेडलाइंस में से एक बड़ा हेडलाइन कुमार नारायण केस था। और ये केस इतना प्रोमिनेंट हुआ था कि पॉलिटिकल न्यूज़ से भी ज़्यादा कुमार नारायण के न्यूज़ को प्रोमिनेंस मिलता था। उस ज़माने की बहुत बड़ी न्यूज़, जहाँ तक मुझे याद है, एक वो था कि MG रामचंद्रन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, उनका तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो अमेरिका चले गए थे। तो पूरे न्यूज़पेपर्स में स्पेकुलेशंस होते थे MGR कब वापस आएंगे। पर जिस दिन MGR वापस आया, उस दिन कुमार नारायण का कन्फेशन हुआ। तो सारे टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े हिंदू बड़े अखबारों ने कुमार नारायण के कन्फेशन को फ्रंट पेज पे डाला। और MGR का जो वेलकमिंग सेरेमनी हुआ था चेन्नई में, उसको छोटा सा उन्होंने फ्रंट पेज पे डाला था। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा इंसिडेंट है, पर इसके बारे में लॉन्ग टर्म कोई रिसर्च नहीं हुआ बाद में कि असल में था क्या, केस में क्या सब्सटेंस क्या था, कि किरदार कितने थे, किस किस्म के लोग थे। अब जैसे कि फ्रेंच डिप्लोमेट्स उसमें पकड़े गए थे, पोलैंड के डिप्लोमेट्स उसमें पकड़े गए थे, पर इन्वेस्टिगेशन किसी का भी नहीं हुआ और ना ही उसमें किसी तरह का इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो मुझे हमेशा, जब भी मैं पीछे मोड़ के देखता था, मैं देखता कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बारे में कई सारी किताबें लिखी गई। उसके बाद आपके एंटी सिख राइट्स के ऊपर बहुत बुक्स हैं। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में हर साल कुछ ना कुछ होता ही है, आपको पता है, कंट्रोवर्सी। पर कुमार नारायण स्पाइस स्कैंडल, जो कि उसी वक्त का एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, उसको हम कभी याद नहीं करते। तो मुझे लगता था, जब भी हम 1984 से जुड़े हुए हादसे के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में याद करते हैं, एक गैप नज़र आता था, एक एब्सेंस मुझे दिखाई देता था। तो मुझे लगता था कि अगर हम इस केस को और बारीकी से पढ़े, इसके और अच्छे से रिसर्च करें, तो शायद हमें एक किस्म की जो एक गैप हमें 1984 और 85 में जो दिखाई देता है, शायद उसे हम फिल अप कर पाएंगे। और तो इसीलिए मैं लगा रहता था कि शायद एक लॉन्ग फॉर्म, एक नैरेटिव हम क्रिएट कर पाए, जिसके ज़रिए इस केस को हम और अच्छे से समझें। और उस ज़माने के जो पॉलिटिकल, क्योंकि इसमें कई सारे पॉलिटिकल लिंक्स भी दिखाई देते हैं, जैसे रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जिसके लिए बहुत इनकन्वीनियंट लगा बहुत शायद कुछ लोगों को, और वो शायद ज़्यादा अंदर तक इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं कराया उसके चलते। और इसी की खोज है ये किताब। हाँ, आप कह सकते हैं। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि किस तरीके से, मतलब 2100 पेजेस की चार्जशीट दाखिल होना, 188 गवाह होना, PMO के लोग इसमें शामिल थे, प्रेसिडेंट ऑफिस के लोग शामिल थे, कैसे ये इतनी बड़ी घटना थी, ये आप इस्टेब्लिश करके दिखाइए। देखिए, कुमार नारायण ने अपने कन्फेशन में कहा कि वो ये जो इन्फॉर्मेशन के ख़रीद फ़रोख्त की जो काम वो करते थे, वो कोई नया काम नहीं था उनके लिए। वो लगभग 25 साल से ये काम कर रहे थे। और अगर आप 25 साल की बात करें, तो मान लीजिए 1960 जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम से उनका काम चल रहा था। और वो उसी ज़माने में SLM मानिकलाल ज्वाइन किए थे 59-60 के दौरान। तो उस वक्त वो एक स्टेनोग्राफर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उन्होंने उनके कहने के मुताबिक वो कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसे मिनिस्ट्रीज़ में उन्होंने काम किया था 1950s में, लगभग 9 साल। तो उसके बाद वो जब ज्वाइन किए प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने के बाद, उन्होंने अपने तरह से जो इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज उस ज़माने में जो होता था वो कि, तो मान लीजिए 25 साल तक अगर कोई इंसान इस तरह का इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स के साथ या फिर बिजनेस हाउसेस के साथ अगर ऐसे एक्सचेंजेस करें, तो उसके फोलियो कितना ज़्यादा हैवी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। और उस ज़माने में तो खैर पेपर से काम चलता था। तो कुमार नारायण का जो पूरा जो करियर है, वो कुमार नारायण एक अपने ह्यूमन कांटेक्ट से चलाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट में रहते वक्त उनके बड़े सारे स्टेनोग्राफर्स के साथ उनकी दोस्ती उस ज़माने में था। और उनके जितने स्टेनोग्राफर फ्रेंड्स थे, वो वही स्टेनोग्राफर्स के लेवल पर ही रह गए थे, वो क्लर्क्स ही रहे। पर कुमार नारायण एम्बिशियस थे, वो क्लर्क्स नहीं रहे, वो प्राइवेट सेक्टर में आ गए, और वो बाकी स्टेनोग्राफर्स के लिए एक तरह के गॉडफादर किस्म के बन गए।
क्योंकि बहुत सक्सेसफुल हो गए, उनके पास बहुत पैसे आने लगे, और जो उनके जो फॉर्मर कॉलीग्स जिनसे वो मिलते थे रोज़, वो वही के वही रह गए, और कुमार नारायण सक्सेसफुल हो गए, उनके पास पैसे, उनके पास पैसों के साथ बाकी जो कंफर्ट्स होते हैं, सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ होते हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने लगे। तो वो लोग उनसे और ज़्यादा जुड़ने लगे, और वो उनके ज़रिए उनके सारे ऑफिस के जितने पेपर्स होते थे, प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस के मेनली और प्रेसिडेंट्स के ऑफिस के, उन सब ऑफिस से वो पेपर्स इकट्ठा करने लगे। और उसी एक इंटरेस्टिंग स्टाइल, उनका मेथड जो उनका था, वो था कि मंदिरों में जाना। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में दक्षिण भारत से बहुत लोग, ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग थे वो दिल्ली में काम करने लगे थे 1947 के बाद, और जैसे होता है अपने अपने संप्रदाय के मुताबिक अपने जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो होता है, मंदिर होता है, और जैसे दक्षिण भारत के जितने भी मंदिरों में जाना, और वहाँ पर उस इलाके के, मान लीजिए केरला या फिर तमिलनाडु के जो लोग आते थे, वहाँ पर जाके वो अपने ब्यूरोक्रेट या फिर जो स्टेनोग्राफर्स दोस्त जितने थे उनके साथ वो इंटरेक्शन करते थे। तो वैसे उनका जो सोशल नेटवर्क था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता गया समय के साथ साथ, और वो छोड़े नहीं वो, क्योंकि इसलिए नॉर्मल लाइफ, जैसे कि मान लीजिए आप अपना लाइफ में जो भी नॉर्मल चीज़, बाज़ार जा रहे हैं या फिर आप मंदिर जा रहे हैं या फिर मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप जाएं, और तो वहाँ पर आपके दोस्त, आपके जो नेटवर्क वाले हैं वो आपको मिलते ही रहेंगे। तो उसी दौरान बिजनेस भी होता रहता था। तो लगभग 25 साल तक वो प्राइवेट सेक्टर में थे, और पकड़े जाने के पहले तक उन्होंने उसी नेटवर्क में बड़े आसानी से अपना सारा जो काम था वो करते रहे। तो किसी को वो कि ऐसा ऑड या फिर अनकम्फर्टेबल कुछ दिखा नहीं, फिर एक्सेप्शनल कुछ ऐसा दिखा नहीं कि कुमार नारायण कुछ बुरे इंसान हैं या फिर कुछ ऐसे। कुमार नारायण की जो वाइफ, जैसे गीतांजलि, जो कि जिसका नाम था जर्टी, वो क्रिश्चियन की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी कहानी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चर्च या फिर टेम्पल जहाँ भी वो जाना चाह रहे थे, उनका नॉर्मल लाइफ था। तो बिलो द रेडार बहुत नॉर्मल तरीके से लाइफ जीना, और उस नॉर्मल लाइफ में ही अपने आप को बहुत बड़ा एक हस्ती बनाना, और अपने कॉलीग्स के सामने अपने आप को वैसे पेश करना ताकि आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको और ज़्यादा, मतलब एक तरह के हीरो वर्शिप करने लगे। और कुछ ऐसे भी कॉलीग्स थे उनके जो लिखते थे कि अगर हमारी मौत हो जाए तो घर वालों को बताने से पहले कुमार नारायण का ज़रूर बताएं। तो ऐसे भी कॉलीग्स, इस तरह के दोस्त, ऐसे भी दोस्त थे उनके। तो एक बड़ा ही उनका नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, और उनकी जो मेथड, जो काम करने का जो तौर तरीका, मेरे ख्याल से 25-30 साल तक उनका वैसा ही चला। एक सोशल सिस्टम और एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बिल्कुल ही मिले हुए थे वो। तो किसी को कोई ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए चला पाए इतने दिनों तक। आप मंदिर की दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं, और एक दोस्ती का जिक्र जो अभी भी मीडिया में अगर आप कुमार नारायण सर्च करते हैं तो वो निकलता है कि ये दोस्ती होती थी शराब की बोतलों के साथ। जी, स्कॉच का जिक्र आता है, जिन का जिक्र आता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? नहीं, ये तो देखिए, उस ज़माने में मैंने बहुत रिसर्च भी किया, और मैंने देखा कि कनॉट प्लेस में उस ज़माने में बड़े सारे बार्स, नाइट क्लब्स, छोटे छोटे और ऐसे ड्रिंकिंग प्लेसेस होते थे, जहाँ पर काम के बाद जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो स्टेनोग्राफर्स या फिर हाई ऑफिशियल्स तो कम ही जाते थे, क्योंकि उनके एक्सक्लूसिव क्लब्स होते थे, पर या फिर होटल्स में या फिर अपने घरों में बैठते थे। पर जो जैसे कि मिडिल लेवल के जो मिडिल रैंकिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, या फिर मान लीजिए जूनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो कनॉट प्लेस में छोटे छोटे सब बार्स में बैठते थे। वोल्गा बहुत मशहूर, अभी तो वोल्गा बंद हो गया, पर बहुत दशकों तक वोल्गा था, एक बहुत मशहूर बार था कनॉट प्लेस में। तो ऐसे बार्स में लोग जाते थे, और वहाँ पर एक तरह का एक ऑर्गेनिक रिलेशन वहाँ पर लोगों के बीच में होती थी, कि लोग आते जाते थे। और दिल्ली में उस ज़माने में एक तरह का सोशलिस्ट सिस्टम था, लेकिन सरकारी खबर जो है उसको पाना बहुत मुश्किल था। आज तो ऑनलाइन है सब कुछ, गूगल करते ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर उस ज़माने में इनसाइड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए लोगों के साथ मिलकर बैठना बहुत ज़रूरी होता था। और उस दौरान अगर मिलकर बैठना है तो कॉफ़ी, चाय, या फिर मान लीजिए वाइन, या फिर विस्की, रम, जिसको जो पसंद है, अल्कोहल, वो पीते थे, या फिर जो एक तरह का कैमरेडरी जो बनता था, तभी जाकर बातें निकलती थी।
तो कुमार नारायण उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते थे, पर उसी में उनका ये भी था कि वो कभी भी अपने जो अल्कोहल की बॉटल्स थे वो अपने सामने खोलते थे, क्योंकि उनको हमेशा किसी को सस्पिशन होता था कि शायद मेरी गैर हाजिरी में अगर कोई बॉटल ओपन करे तो शायद कुछ उसमें डाल सकता है, और इसलिए एक तरह का पैरानॉइक सेंटिमेंट भी था कुमार में। मैं ये अब समझना चाहता हूँ आपसे कि उस वक्त मतलब कुमार नारायण ने मिडिलमैन के तौर पर काम किया, और उस वक्त क्या मिडिलमैन कल्चर की आप एक बात कर रहे हैं, जो क्या इस तरीके कोई कल्चर पनप रहा था कि अगर आपको इस तरीके की डील्स करनी हैं तो आपको मिडिलमैन चाहिए होंगे, लाइजनिंग ज़रूरी है? उस कल्चर के बारे में मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, आज के डेट में मिडिलमैन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पहले जब 1985 में जब कुमार नारायण केस एक्सपोज हुआ, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया था कि भारत में कितने मिडिलमैन हैं, तो उस वक्त शायद 2500 या फिर 3000 कुछ ऐसे मिडिलमैन पाए गए थे। मिडिलमैन सोशलिस्टिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट जो डील्स वगैरह होते हैं उसकी इनसाइड खबर मिडिलमैन के ज़रिए ही बाहर आते हैं, और भारत में मिडिलमैन का जो रोल है वो बहुत पुराना है। आप कई हद तक देखेंगे हमारे जो एपिक्स है उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स, महाभारत में आप देखेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स मिडिलमैन टाइप के दिखाई देते हैं। जैसे कह लीजिए शकुनी, एक हद तक उनका भी कैरेक्टर जो है थोड़ा बहुत इधर की बातें उधर करना, इंफॉर्मेशन का व्हीलिंग डीलिंग करना, और आखिर में अपने इंटरेस्ट को जहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा इन्हांस होता था वहाँ पर वो पुश करते थे अपने एजेंडा। तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपने सिंगुलर स्पाई में लिखा है सॉल्ट के बारे में, नमक पूरा जो गांधी का जो सत्याग्रह था उसमें भी मिडिलमैन का एक एस्पेक्ट था, क्योंकि सॉल्ट की कीमत बहुत जो ज़्यादा होती थी उस ज़माने में, उसके पीछे एक रोल मिडिलमैन का भी होता था, क्योंकि उसका भी एक शेयर होता था। तो वैसे बाज़ार में मिडिलमैन का आज के डेट में भी आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर में अभी भी मिडिलमैन है, अब रूरल सेक्टर में मंडी सिस्टम में है। तो मिडिलमैन जो है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जब बात होती है, जहाँ पर हमारे देश तो 1947 में हम आज़ाद हुए, और हमारे देश में टेक्नोलॉजी उस ज़माने में था नहीं, जब हमें बहुत बड़े लेवल के टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन की ज़रूरत थी। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी लाएंगे कहाँ से आप? टेक्नोलॉजी आएगा बाहर से, पर उसके लिए किसी को जाकर इंटरेक्ट करना पड़ता था, और एक तरह के गिव एंड टेक होते थे। टेक्नोलॉजी बहुत कीमती चीज़ है, तो कोई देश ऐसे आसानी से दे तो नहीं देता टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर जहाँ पर उसको दिखाई देता है कि टेक्नोलॉजी देने के बाद एक्सचेंज में हमें कुछ मिलेगा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका मिले या फिर कुछ भी ऐसा, तो ऐसे कुमार नारायण टेक्नोलॉजी के डील्स में, टेक्नोलॉजी के बिजनेस में मिडिलमैन बनकर उभरे थे। तो इसमें फ़र्क ये है कि ये सॉल्ट और बाकी चीज़ों का जो मैंने जिक्र किया वो उसमें बस एसेंस में ही सिर्फ सिमिलैरिटी है, क्योंकि असल में वो टेक्नोलॉजिकल डीलिंग्स में जिसकी उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी 1950s और 60s में, उस वक्त वो निकले मिडिलमैन बन के। तो उनका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट था, और उसमें क्या इम्पॉर्टेंट ये है कि टेक्नोलॉजी जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि फूड और टेक्नोलॉजी और एनर्जी ये पिलर्स होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। इनकी कहानी केरल से शुरू होती है, और फिर उसके बाद आर्मी में जाते हैं, फिर उसके बाद 1949 में कश्मीरी गेट उतरते हैं, और यहाँ मिनिस्ट्री ज्वाइन करते हैं, स्टेनोग्राफर बनते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर ये मानेकलाल में जा कर के मिडिलमैन का काम करते हैं। इन सारी चीज़ों में जो मैं एक आर्क ऑब्जर्व कर रहा था, उसमें आपने एक साउथ ब्लॉक का बड़ा अच्छा जिक्र किया है कि किस तरीके से हायरार्की वहाँ पर काम कर रही थी, कि ऑफिसर्स के बीच में और क्लास के बीच में वो जो डिफरेंस था उसने कहीं ना कहीं फोर्स किया इनको कि इन्होंने वो छोड़ा काम, और वहाँ पर इन्हें कमतर महसूस होता था, इन्फीरियर फील होता था। और क्या ये वजह भी बना कि इन्होंने वो सब छोड़ दिया और फिर इधर मानेकलाल में काम किया? नहीं, थैंक यू सो मच, आपने ये मेंशन किया, क्योंकि मैं जब कुमार के बारे में जब मैं रिसर्च करता था तो मुझे लगता था कि इन्होंने अपने कन्फेशन में जो कहा कि मैं 25 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो 25 साल से वो क्यों कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इनकी एक कैरेक्टर प्रोफाइल समझना ज़रूरी है कि वो क्यों करते थे, अपने बारे में क्या सोचते थे। तो मैंने देखा कि वो केरल से आए और बहुत ही छोटे लेवल पर उन्होंने अपनी शुरुआत की, स्टेनोग्राफर बने, और उनकी शादी गीतांजलि, जो शादी के बाद वो गीतांजलि जर्टी से गीतांजलि बनी, ये बिल्कुल ही बाहर के रहने वाले, मतलब जैसे कि बिल्कुल ही
आउटलायर्स या फिर मार्जिन्स से निकल कर आए। गीतांजलि अपनी कुमार नारायण के से शादी से पहले ही उनका एक शादी हो चुका था। तो वो जब ये आए तो दिल्ली को जब मैंने स्टडी किया तो 1950s में दिल्ली किस तरह की शहर हुआ करती थी, तो मुझे लगा कि उन लोगों में एक तरह की इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने आप जानते हैं जैसे विक्रम सेठ का किताब है अ सूटेबल बॉय, उसमें जिस तरह की कैरेक्टर्स देखते हैं आप, ब्यूरोक्रेट्स, अंग्रेज़ी बोलने वाले, और कई हद तक बहुत सारा प्रिविलेजेस जो बाकी समाज में बाकी हिस्सों को नहीं मिलता था, उस तरह के प्रिविलेजेस उनको मिला। पर कुमार और गीतांजलि के जैसे किरदारों को उस ज़माने में उस तरह के प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे। वो शहर के बाहरी हिस्सों में रहते थे, कश्मीरी गेट या फिर और भी दूर के हिस्सों में रहते, तो उनमें एस्पिरेशंस हुआ करता था। और इनमें एक किस्म की जो सिस्टम, जो पावरफुल लोग जो उस ज़माने के थे, वो सेंट्रलाइज करते थे पावर को, भले वो ब्यूरोक्रेटिक एलीट हो या फिर पॉलिटिकल एलीट। तो मुझे लगता था कि इनके जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जो है उसको हम कैसे रिक्रिएट करें। तो इसीलिए मैंने साउथ ब्लॉक के बारे में, जो हमारे जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, उनसे मैंने पूछा कि किस तरह के वर्क कल्चर होता था, क्योंकि कई हद तक मैंने देखा है कि जो सीनियर ऑफिसर्स से मैंने पूछा कि 1950s में आपको कोई स्टेनोग्राफर याद है, वो भूल गए बिल्कुल ही। किसी स्टेनोग्राफर के साथ उन्होंने काम किया, किसी ड्राइवर के साथ उन्होंने काम किया। तो मुझे लगा कि अगर आप किसी इंसान के साथ काम करने के बाद उनको बिल्कुल ही भूल जाते हैं तो शायद वो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट होते हैं। पर वो भी तो इंसान है ना, वो आखिर में एक तरह का इम्पैक्ट उनके मन में भी होता है, उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, और आखिरकार वो शायद कुमार नारायण बनता है। तो मुझे लगा कि एक तरह का कैरेक्टर प्रोफाइल जब मैं रिसर्च कर रहा था, उसी वक्त मैं ऑफिस को देखा, क्योंकि साउथ ब्लॉक में उस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू के टावरिंग प्रेजेंस और बाकी जो बड़े ऑफिसर्स होते थे उनको बाहर भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, उस ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पैसों से भेजते थे। और वहीं पर जो लोअर लेवल के या फिर जूनियर लेवल के जो क्लर्क्स होते थे, उनके तरफ किसी का भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। तो मुझे लगा कि ये तो एक तरह की हायरार्की साफ दिखाई दे रही थी कि शायद इसी से एक ड्राइव पैदा हुआ जिसके चलते वो शायद सिर्फ 9 साल काम करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिए थे। गीतांजलि का 2 बार जिक्र आ गया है हमारी बातचीत में, और उनकी भी बड़ी अलग सी इसमें कहानी हमारे सामने आती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे केस में उनको लेकर के बहुत सारी बात नहीं हुई। आखिरी में गीतांजलि का मर्डर कर दिया जाता है जी। और शुरुआत हमें समझना चाहेंगे कि जो आपने इसमें इनफैक्ट लिखा भी है कि जो पहली ऐसी चीज़, पहला ऐसा कदम जो उठाया था आफ्टर लीविंग हिज जॉब कुमार नारायण ने, वो ये था कि गीतांजलि से शादी करना। तो उसके पीछे की भी क्या कहानी है, कैसे गीतांजलि से मिले, उनके भी 2 नाम, आइडेंटिटी अलग अलग, तो बड़ा ही ऐसे उलझी हुई सी कहानी लगती है। गीतांजलि का जो लाइफ है, क्योंकि और कुमार का जो दोनों का जैसे कि मैरिड लाइफ जिसको हम कहें मैरिटल लाइफ, वो तो खैर mid-50s से शुरू हो जाता है। और इन्होंने कभी अपने बारे में किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही उन्होंने अपने बारे में कहीं पर कुछ लिखा। तो मुझे इनके जो करियर्स और इनके जो लाइफस्टाइल है वो मैंने अपने रिसर्च के दौरान मैंने निकाला, और मुझे इसमें दिल्ली पुलिस के जो रिकॉर्ड्स है, उनके जो रिसर्च सेक्शन है, उससे वहाँ से मुझे बहुत मदद मिला, क्योंकि मैंने देखा कि ये प्रॉपर्टी बहुत ख़रीदते थे, और इनकी जो प्रॉपर्टी ख़रीदने का जो शौक़ है वो बिल्कुल शुरू से 1950s से है। ओके। तो जब मैंने उस प्रॉपर्टी पेपर्स का जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, तब मैंने देखा कि वहाँ पर गीतांजलि प्रेसिडेंस लेती थी, सिग्नेचर्स गीतांजलि ही करती थी। तो उन्हीं का नाम हर पेज में आता था। तो एक तरह का ये इंडिकेट करता था कि गीतांजलि नारायण, अलग अलग जगह पर नारायण और GN वाल्डर, इस तरह के गीतांजलि नारायण वाल्डर, ऐसे नाम बदल बदल के लिखती थी वो। तो मुझे लगा कि गीतांजलि ही एक तरह का असर्टिव फिगर रही शुरू से 1950s से ही, और कुमार नारायण प्रोफेशनली अपने आप को इस्टेब्लिश करे, ताकि गीतांजलि जो है प्राइवेट स्फीयर में गीतांजलि डोमिनेट करती थी। और यही चीज़ मैंने देखा बिल्कुल आखिर तक, जब गीतांजलि मीडिया को 1985 में वो बोली कि घर आते थे, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे पर घर आकर खाना ज़रूर खाते थे,
क्योंकि दुनिया में कुमार नारायण, जैसे मैंने कहा कि बोतल खोलने से पहले वो हमेशा कहते थे कि मेरे सामने ओपन होना चाहिए वरना हम अल्कोहल नहीं लेंगे। पर गीतांजलि के साथ ही वो जाकर खाना खाते थे, क्योंकि अपने पूरे दुनिया में वो गीतांजलि को ही अपना दोस्त मानते थे, ट्रस्ट करते थे वो। तो एक तरह का जो प्रेजेंस है वो गीतांजलि पिलर है इस कहानी के, और बहुत ही फोर्सफुल किस्म की पर्सनालिटी मुझे लगा कि उनमें बहुत असर्टिव किस्म के क्वालिटीज़ थे। और कुछ लोग जो गीतांजलि के साथ काम करते थे, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया। कुछ 2 बच्चों को उन्होंने गोद लिया था। उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था घर के अंदर, क्योंकि कुछ ज्योतिष ने कुमार नारायण को कहा था कि अगर आपके घर में बच्चे नहीं होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ऐसे 2 बच्चों को गोद लिया गया था। ये कहते हैं कि गोद लिया गया था, पर गीतांजलि को अच्छा नहीं लगा था, तो उसके चलते घर में वायलेंस होने लगे थे। तो उस वायलेंस का जब मैंने कहानी सुना तो मुझे लगा कि गीतांजलि घर में बहुत डोमिनेट करती थी, कि वो घर में जो भी कुछ होगा तो वो पूरा उनके ही मुताबिक डिसीजन के मुताबिक होना चाहिए था। और आखिर तक वो रही भी वैसे। जब भी उनका जो मकान साउथ दिल्ली में है सैनिक फार्म्स में, वो इतना बड़ा मकान और सिर्फ 2 इंसान वहीं पर रहे आखिर तक। तो मुझे देख के, मतलब स्पेस को भी देख के आप समझ सकते हैं कि भाई इस मकान को कैसे कोई कंट्रोल कर सकता था। कोई बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रही होगी, तभी वो सब कुछ मैनेज कर पाती थी उस ज़माने में। पोलैंड, जर्मन और सोवियत यूनियन, ये 3 एम्बेसीज का जिक्र बार बार आता रहता है, और फ्रेंच 3-4 ये एम्बेसीज का जिक्र बार बार आता रहता है। कैसे यहाँ तक कैसे इनकी पहुँच बढ़ी, और उस वक्त इन तक पहुँच बढ़ाना इनके काम को लेकर के कितना अच्छा था और देश के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता था? देखिए, बाकी जितने एम्बेसीज रहे होंगे, जैसे कि सोवियत यूनियन, पोलैंड या फिर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की अगर आप बात कर लें, ये एक जगह, और फ्रेंच एम्बेसी दूसरी जगह। क्योंकि फ्रांस एकमात्र एक ऐसा देश था उस ज़माने में जिसने ये तय किया था कि भारत का जो आर्म्स का जो मार्केट है, वेपन्स मार्केट जो है, जिसमें सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे 1971 के बाद से, फ्रांस उस फील्ड में आना चाह रहा था। तो कि सोवियत यूनियन की जो मोनोपोली थी 1971 के बाद, उसको फ्रांस तोड़ना चाह रहा था। अब इसमें क्या है कि कुमार नारायण की जो डेस्टिनी, उनकी जो तकदीर और फ्रांस का जो एम्बिशन, इन दोनों में एक तरह का मेल हुआ। और इसमें कुमार नारायण का अपना कोई हाथ नहीं था। इसमें फ्रेंच इंटेलिजेंस, जो उनके जो बहुत बड़े बॉसेस जो थे पेरिस में, जिसे अलेक्जेंडर दिमाखोश कहते हैं उनको, अलेक्जेंडर दिमाखोश का ही इसमें हाथ था कि उन्होंने ये तय किया था कि सोवियत यूनियन का जो डोमिनेशन इंडियन वेपन्स मार्केट में है, डिफेंस मार्केट में है, उसको तोड़ना चाहिए। तो उसके चलते उन्होंने कुमार नारायण को अपने फुट सोल्जर के तौर पे नियुक्त किया था। इनफैक्ट आप यू हैव रिटन कि फ्रेंच वर दी सरप्राइज पैकेज इन द कुमार नारायण केस। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि वो 1977 से लेकर 1985 जनवरी तक जो उनके लास्ट फेज में अगर हम देखें कि बिल्कुल ही हार्ड कोर इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है, और जिसके चलते सिर्फ कुमार ही नहीं, कुमार नारायण के आसपास के सब लोग इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि 1984 तक लगभग सबके कैरेक्टर्स बदलने लगते हैं। कि वो सब कुछ कोई बात करना बंद कर देता है, कोई अपने काम के दौरान गलतियां करने लगता है, और गीतांजलि अपने घर में कुछ उल्टी सीधी हरकत करने लगती है। तो पूरा जो उनका जो बहुत स्ट्रेसफुल जो काम था, क्योंकि ज़रूर उनको लगता था कि वो बहुत सेंसिटिव कागज़, बहुत सेंसिटिव पेपर्स वो हैंडल कर रहे थे, और फ्रेंच गवर्नमेंट, जो फ्रेंच एम्बेसी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर उनके साथ कॉन्टैक्ट में थे। तो कुमार को ज़रूर लगता था इस बारे में कि वो खुद बहुत हाई रिस्क काम कर रहे थे। तो एक किस्म की जो होते ना अनईजीनेस रेडिएट करने लगे लास्ट के 7 साल में, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म के काम कर रहे थे, जो बहुत ही नेचुरली बहुत सीक्रेट था। और फ्रेंच इंटेलिजेंस क्या ही लास्ट में अगर हम देखें तो सबसे प्रोमिनेंट फिंगरप्रिंट्स दिखाई देता है। हाँ, खैर पोलिश जो डिप्लोमेट्स थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कुमार नारायण के पूरे केस में, कि लास्ट में जो पोलिश शिप इंडस्ट्री के साथ भारत का बहुत पुराना रिश्ता था 1940s से ही, तो उसमें भी पोलिश डिफेंस और शिप्स और इवन एयरक्राफ्ट, उनके ओर से भी बहुत सारे इंटरेस्ट थे। और ईस्ट जर्मनी का 1972-73 से कुमार नारायण के साथ बड़ा अच्छा संबंध था। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो
बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट के जितने सोर्सेज जितने रिसोर्सेज इंडिया में थे उनके साथ कुमार नारायण के बहुत इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन हो रहे थे उस ज़माने में। और इस कोलैबोरेशन ने इनकी कंपनी जिसके लिए काम करते थे SLM मानेकलाल, उसको किस तरीके से फ़ायदे पहुंचाए? देखिए, SLM मानेकलाल पूरे दुनिया में वो करते थे, एक तरह के जॉइंट वेंचर्स करते थे। और स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट, स्विस फर्म्स के साथ करते थे, फ्रेंच फर्म्स के साथ करते थे, जर्मन फर्म्स के साथ, या फिर ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन दोनों फर्म्स के, दो देशों के फर्म्स के साथ, और सोवियत फर्म्स के साथ, अमेरिकन कंपनीज़ के साथ, पूरे दुनिया में उनके कोलैबोरेशंस होते थे। तो इसमें कोई अननेचुरल कोई बात नहीं है कि जहाँ पर आपको जॉइंट वेंचर चाहिए, जहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। और आपको अभी बता दें कि SLM मानेकलाल उस ज़माने में एक तरह का पायनियरिंग इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करती थी। आज के डेट में हम लोग याद नहीं रखते इस बात को, पर तोशिबा भारत में जो प्लास्टिक रेवोल्यूशन जो आया था उसका चैम्पियन शायद तोशिबा ही कर रहे थे 1960s या 70s में। और SLM मानेकलाल तोशिबा के साथ हाथ मिलाकर भारत में प्लास्टिक रेवोल्यूशन लाने का काम किए थे उस ज़माने में। तो इस तरह के जॉइंट वेंचर्स तो उनके लिए आम बात, SLM मानेकलाल की तो बिल्कुल ही नॉर्मल बात थी। पर बात यह है कि जो इस तरह के कोलैबोरेशंस के बीच जो बातचीत होती थी डिप्लोमेट्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस के साथ, उसमें किस तरह का नेगोशिएशंस होते थे और उसमें क्या कुमार का क्या रोल था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो है, फ्रेंच गवर्नमेंट के उस ज़माने में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियली भारत में उनका जो रीच था उतना ज़्यादा नहीं था, पर काफ़ी सिग्निफिकेंट था। और वो देखने को मिलता था SLM मानेकलाल के ही जॉइंट वेंचर्स में से, क्योंकि SLM मानेकलाल के कुछ जॉइंट वेंचर्स फ्रांस के साथ 1960 से ही हो रहे थे। तो जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसी दौरान उनको एक हैंडल मिला कि ये कंपनी फ्रांस में बहुत बिजनेस कर रही है, इनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो यानी कि वो फ्रेंच इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनको फ्रेंच इंटेलिजेंस के लोगों ने SLM मानेकलाल को, जहाँ तक मैंने एविडेंस के साथ और फुटनोट्स के साथ मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि उनको कहा गया था कि अगर आप हमारे जो एम्बिशंस है उसको पूरा करने में अगर आप मदद नहीं करेंगे तो आपके जो इंडस्ट्रियल सप्लाईज की ज़रूरत है उसे हम बंद कर देंगे। तो इसीलिए कुमार नारायण को उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर आपको उनके लिए कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसा ही देखने को मिलता है। तो जो है कि कुमार नारायण को आप कह सकते हैं कि लीज पर दे दिया गया था कि फ्रेंच गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है उस पर कुमार आप काम कर सकते हैं। तो एम्बेसी के साथ मिलकर वो कुमार ने 1977 से काम करना शुरू किया था। और ये सारी चीज़ें, ये सारे घटनाक्रम जब हो रहा था हमारे सामने, तो कब ये पता कैसे चला कि ऐसी कोई चीज़ सामने आ रही है? वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस तरफ इशारा किया, और फिर किस दिन ये पता चल गया कि इतना बड़ा स्कैंडल हिंदुस्तान में हुआ है? कुमार नारायण के जो बहुत ही करीबी जो कोलैबोरेटर्स थे, जैसे TN खेर या फिर ऐसे पुकुटा गोपालन, P गोपालन, TN खेर जो कि PMO में थे, और शंकरन जो कि राष्ट्रपति भवन में काम करते थे, ये सब कुमार नारायण के साथ लगभग इनमें से किसी का भी शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप नहीं था। ये सब के सब कुमार नारायण को लगभग 25 या 30 साल से जानते थे। जैसे शंकरन प्रेसिडेंट्स हाउस में 20 साल 25 साल से काम कर रहे थे। अब TN खेर को ऑर्डर दिया गया था कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, पर वो किसी न किसी तरीके से वो PMO में ही रह गए थे। उस दौरान ऐसे बड़े सारे हादसे होते थे जिसके कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं थे। अब एक हादसा जिसका मैं आपको छोटा सा इंडिकेशन दूँ, आज के कॉन्टेक्स्ट में फिट भी बैठता है, क्योंकि वो बांग्लादेश को लेकर है कि 1975 में जैसे कि 14 अगस्त इवनिंग में सोवियत यूनियन के जो एम्बेसडर थे दिल्ली में, वो दौड़ कर आए और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आकर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारे साथ वाले मुल्क में, बांग्लादेश में जो नेता है मुजीबुर रहमान, उनके ख़िलाफ़ आज ही शाम को शायद मिलिट्री कू होने जा रहा है, उनकी जान को ख़तरा है, तो उनको बचा लीजिए। तो भारत से एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था उस ज़माने में जो शेख मुजीबुर रहमान को बचाने के लिए, पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था और उसमें सवार सारे कमांडोज़ मारे गए थे। और ये खबर कहीं पर छपी भी नहीं उस ज़माने, बहुत छोटे छोटे अखबारों में बहुत ही छोटे अक्षरों में छपा, क्योंकि अगले दिन का जो सबसे बड़ा खबर था वो था मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो दिल्ली से करवाने की बात हो रही थी, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। पर है कि ये भी एक हादसा था जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता चला था उस दिन, पर मैंने वेरीफाई किया और मुझे पता चला कि हाँ, ये
कोशिश की गई थी शेख मुजीब को बचाने की, और उसमें शायद कुछ 12 या 14 कमांडोज मारे भी गए थे। कोशिश ये था कि शेख मुजीब और उनके जो सबसे करीबी फैमिली मेम्बर्स को ढाका से उठाकर बाहर ले जाया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ऐसे जो किस्से जो थे कि क्यों ऐसे हाई स्टेक ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो इससे कई बार सवाल उठते थे कि क्या भारत के सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसेज में कोई है जो खबरें बाहर भेज रही है। अब आपको याद होगा कि CIA का एक बहुत मशहूर एक केस, एक स्टोरी था कि जहाँ पर साई हर्ष ने उसको उजागर किया था कि भारत में CIA का बहुत टॉप लेवल पर एक सोर्स है, बल्कि वो कैबिनेट के अंदर ही है, कोई एक मिनिस्टर है, और मोरारजी देसाई ने उसके बारे में केस भी फाइल किया था और केस कई सालों तक चला भी। तो ये कई हद तक कई ऐसे जब मौके आते थे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया 14 अगस्त 1975 का हेलीकॉप्टर क्रैश, ऐसे हादसों के दौरान इंडिकेट करता था कि भारत के अंदर टॉप डिसीजन मेकिंग के बीच कुछ है जिससे बातें निकल जाती हैं। और वही जो इशू वो हमें दिखाई देता है जब इंदिरा गांधी बार बार कहती थी कि फॉरेन हैंड्स हैं, क्योंकि जब पॉलिटिकल लीडरशिप को जब लगता था कि हम शायद अपने सीक्रेट्स इतना सीक्रेट नहीं रख पा रहे हैं, तो बात साफ था कि शायद हमारा जो पैलेस इंट्रीग्स जो होते थे और जो पूरा जो मैकेनिज्म था वो फुल प्रूफ नहीं था। तो मतलब इस केस के बारे में कहाँ से पता चला कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है यहाँ पर और कुमार नारायण उसमें इन्वॉल्व हैं? इसकी तो जो मेन, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल बाई चांस, जो एक तरह की एक दो दोस्तों में फ्रेंडशिप हुई। एक का नाम है वेद प्रकाश शर्मा, दूसरे का नाम है सुभाष शर्मा। अब वेद प्रकाश जी पुलिस में थे और उनको शाम को रम पीने की आदत थी, तो वो अपने सुभाष शर्मा जी जो एक ज़ेरॉक्स फोटोकॉपी शॉप चलाते थे बाराखंबा रोड पर, वहाँ पर जाके वेद प्रकाश शर्मा जी बैठते थे। अब बाई चांस ये बाराखंबा रोड में जो ज़ेरॉक्स शॉप था ये कुमार नारायण के ऑफिस के बहुत नज़दीक था। और कुमार नारायण अपने सरकारी पेपर्स जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से वो पेपर इकट्ठा करते थे या फिर किसी भी ऑफिस से, वो पेपर्स वो अपने जो ऑफिस बॉय था उससे कहते थे कि ऑफिस बंद हो जाने के बाद, जब ज़ेरॉक्स शॉप बंद होने लगे, तब जाकर ये कॉपीज़ के फ़ोटोकॉपी, पेपर्स के फ़ोटोकॉपी करा के ले आना। तो ऐसे ही समय में वेद प्रकाश शर्मा पहुंचते थे इवनिंग में अपने दोस्त के साथ समय बिताने के लिए, और वो अपने शॉप के शटर डाउन करके वो ज़ेरॉक्स करते थे सुभाष शर्मा जी। तो ऐसे ही एक दिन सुभाष शर्मा जी जब ज़ेरॉक्स करने लगे तो वेद प्रकाश जी देखे कि ऊपर में लिखा हुआ कि असम के बारे में सिचुएशन रिपोर्ट, क्योंकि असम में उन दिनों में बहुत टेंशन का माहौल था 1984 कि आपको याद है वहाँ पे जो लैंग्वेज को लेकर बहुत एजिटेशन हो रही थी और बाकी सारी चीज़ें। तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो चुका था उन दिनों 31 अक्टूबर, और उसके बाद नवंबर की बात है ये। तो सुभाष शर्मा जी के साथ बैठे थे और उनको कागज़ दिखा, तो वेद प्रकाश जी ने पूछा कि ये क्या कागज़ तुम्हारे पास है, ये कैसे आया तुम्हारे पास? वो बोले कि मेरे शर्मा जी अपना काम करो, मुझे अपना पैसा कमाने दो। तो ऐसे कर दोनों दोस्तों में बातचीत जब होने लगी तो सुभाष शर्मा जी और छिपा नहीं पाए और उन्होंने वेद प्रकाश जी को कहा कि देखो ये बड़े लोग हैं, इनके पेपर्स पूरे दुनिया में जाते हैं, तुम इनको छोड़ दो। तो वेद प्रकाश जी चुपचाप एक कॉपी उठा लेते हैं और उठाकर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक जॉइंट डायरेक्टर होते थे उस ज़माने में, JN रॉय। तो JN रॉय के पास अगले दिन सवेरे जाते और जाकर उन्होंने वो प्रूफ देते कि कहते कि भाई देखिए इतना सिक्योरिटी का इतना बुरा हाल है, जहाँ पर प्रधानमंत्री का, इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गई और इसके बाद भी आप लोग फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं और सरकारी कागज़ें बाहर घूम रहे हैं, इस किस तरह का सिक्योरिटी है। तो जो जॉइंट डायरेक्टर थे IB के, उन्होंने उस केस को संभाला, उन्होंने जैसे अपने ऑफिशियल्स को डिप्यूट किया, कहा कि अभी से सर्विलेंस शुरू करो और ये जो एड्रेस है वहाँ पर नज़र रखो। तो वहाँ पर नज़र रखते रखते वो देखने लगे कि जो कुमार नारायण का जो हेली रोड में जो ऑफिस था वहाँ पर कई लोग आते थे और वो लोग आकर बैठते थे, और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और राष्ट्रपति भवन से लोग आकर बैठते थे, और वहीं पर फॉरेन डिप्लोमेट्स भी आते थे। तो उन्होंने सब तार जोड़ना शुरू किया और सारे जो पॉइंट्स थे इकट्ठा किए, और उसके बाद 17 जनवरी जब राजीव गांधी गवर्नमेंट का पहला कैबिनेट मीटिंग था, उसी दिन शाम को वो वहाँ पर रेड किए, और रेड के दौरान जो खबर में ये निकली कि कैबिनेट नोट्स
जो कि कैबिनेट मीटिंग बस आधा एक घंटा पहले ही हुआ था, कैबिनेट नोट्स ऑलरेडी कुमार नारायण के टेबल पर पहुंच चुका था। तो आप सोच सकते हैं कुमार नारायण के मतलब कॉन्टैक्ट्स कितने स्ट्रांग थे, और वो वहाँ पर जो कैबिनेट नोट प्रधानमंत्री प्रेजेंट करने वाले थे वो हो कैबिनेट चुका में, था, कैबिनेट मीटिंग्स हो चुके थे, मीटिंग्स के बाद वो नोट पहुंच चुका था। मीटिंग्स के जो नोट्स होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स के, वो नोट्स कुमार नारायण के टेबल पर आ चुका था। तो क्योंकि वो पी गोपालन जो पीएमओ में काम करते थे, वो खुद वहीं पर मौजूद थे। तो एक ये इतना एफिशिएंट था वो सिस्टम के देश के सामने आने के पहले कुमार नारायण के सामने पास आ जाता था। तो प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट करने वाले हैं वो, मैं ये कहता हूँ देश के सामने से ज़्यादा दूरदर्शन के सामने आने से पहले, क्योंकि टीवी चैनल्स उस ज़माने में दूरदर्शन सबसे बड़ा टीवी चैनल था, तो दूरदर्शन के न्यूज़ हेडलाइंस में आने से पहले कुमार नारायण के टेबल पहुँच जाता था। तो ये पॉइंट इलस्ट्रेट करता है कि कितना इफेक्टिव और कितना एफिशिएंट रहा होगा उनका सिस्टम, और सिर्फ दोस्ती की बदौलत, दोस्ती के बेसिस पे चलती थी ये सिस्टम के। सिर्फ दोस्ती या उसमें पैसा भी इन्वॉल्व था? थोड़ा बहुत पैसा, पर मतलब इतना लंबा रिलेशन रहा इन लोगों में, सर टीम में, जिसमें कुमार सबसे ऊपर हेड गॉडफादर किस्म के फिगर थे। तो पी गोपालन, शंकरन, खेर, तिवारी, ये सब जितने जयंत तिवारी, ये सब लोग एक साथ इनके साथ काम करते थे। उनको जिस तरह की चीज़ें ज़रूरतें होती थी, बहुत ही छोटे ज़रूरतें थे, जैसे कि शर्ट बनवाना या फिर मिठाई के डब्बे या फिर कोई छोटा सा ड्रिंक या कुछ ऐसी चीज़ें जब ज़रूरत होती थी तो कुमार वो प्रोवाइड करते थे, और ये सालों तक चला। तो इसी के चलते मेरे ख्याल से एक डिपेंडेंस और एक तरह का कॉन्फिडेंस था इन लोगों में कि कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं हो सकता है। इतना बड़ा स्पाई स्कैम बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के तो पॉसिबल नज़र नहीं आता। पॉलिटिक्स किस तरीके से इन्वॉल्व थी इस पूरे मामले में? SLM मानेकलाल जो कंपनी एक तरह का इसकी जो शुरुआत है ये गांधीयन मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानेकलाल, चमड़ालाल मानेकलाल जो फाउंडर जो थे, पेट्रियार्क, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर उन्होंने अपना कंपनी बनाया। और 40s में जब वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, देश की हालत बहुत ख़राब थी उस ज़माने में, तो उन्होंने अपने कंपनी को एक नेशनल होता है ना कि स्वदेशी कंपनी के तौर पे उन्होंने निकाला, अपने उसको इस्टेब्लिश किया। और इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या फिर वन ऑफ द मतलब मान लीजिए फाउंडर्स में एक शख्स हुआ करते थे उस ज़माने में, हरिवल्लभ भाई, हरिवल्लभ दास। तो हरिवल्लभ दास जी जो थे वो कांग्रेस के नेता थे, और मतलब बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए बहुत बड़े लेवल के गुजरात के लीडर थे। तो हरिवल्लभ दास इनके साथ जुड़े, और शुरू से ही एक तरह का पॉलिटिकल कनेक्शन गुजरात में इनका रहा। और 50s, लेट 40s से लेकर 50s 60s में जब सिस्टम देश में मान लीजिए वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जो हम कहते हैं, इस तरह के अगर पॉलिटिकल कनेक्शन आपके पास अगर था तो आपके बिज़नेस को बहुत फ़ायदा पहुंचता था, क्योंकि देश में जो बिज़नेस का जो मान लीजिए नेविगेशन की जो ज़रूरत थी वो तभी पॉसिबल हो पाता था, या अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन हो, या फिर आपके पास उस तरह की क्लाउड हो, जैसे कि मान लीजिए बहुत बिरलाज या फिर टाटाज़ के पास उस ज़माने में जो डालमियाज़ के पास जो था। खैर डालमियाज़ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था नेहरू जी के ज़माने में, पर बिरलाज और टाटाज़ जिस तरह के क्लाउड उनके पास था इवन सोशलिस्ट एज में, उस तरह का क्लाउड शायद SLM मानेकलाल का नहीं था, पर उनके पास साधन थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके पास क्लाउड बिल्कुल ही नहीं था। तो उस तरह का जो थोड़ा बहुत क्लाउड या फिर सब्सटेंशियल क्लाउड जिसे हम कहें, वो मिलता था, क्योंकि ऐसे जो किरदार है कांग्रेस के नेता जो कि मिड लेवल से लेकर हायर लेवल तक, हरिवल्लभ दास जैसे वो लोग इनके साथ थे। तो तभी मुझे लगता है कि एक तरह के पॉलिटिकल पैट्रनेज उनको भी मिला होगा, जिसके चलते उनको बहुत ऊपर तक पहुंचने का एक तरह का मान लीजिए एक एम्बिशन वो पूरा कर पाए। आपने लिखा है नारायण हैड एक्वायर्ड वेल्थ बट ही ऑल्सो हैड एक्वायर्ड ग्रेट फियर ऑफ लूजिंग इट ऑल। सो क्या पता था कि एक दिन तो फंसूंगा? हाँ, ऐसा है कि कुमार नारायण का सबसे इंटरेस्टिंग जो डिमेंशन है उनकी पर्सनालिटी का, वो था उनकी एक किस्म की साइकोसिस, एक किस्म का डर,
और ये बात मैंने बहुत लोगों से सुना है। जब वो जेल में थे उस वक्त उनके बहुत करीबी जेल मेट जो थे वो एक बैंकिंग फ्रॉड में एक्यूज्ड थे, जिनका नाम है राजेंद्र सेठिया, राज सेठिया। बहुत ही मैवरिक है, अभी भी बिल्कुल मतलब ऑन टॉप ऑफ अफेयर्स है। कभी कभार हमारी मुलाकात होती है जब वो परमिशन देते हैं तब। तो राजेंद्र सेठिया जी से जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि कुमार नारायण में एक किस्म की गिल्ट बहुत ज़्यादा थी कि और बहुत रोते थे जेल में। और कुछ लोगों ने ये कहा कि कुमार नारायण को जेल में रात को पूरी रात जगे रहने का शौक, मतलब शौक नहीं, मतलब पूरी आदत हो गई थी कि वो कहते थे कि मुझे कोई रात को उनको कोई मर्डर करने आएगा। तो रात को वो चीखते भी थे, पूरे जेल में सबको जगा के रखते थे वो। तो ये जो एक किस्म का जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग जब मैंने बनाया कुमार का, तो मैंने देखा कि ये चीज़ बहुत पीछे से इसकी शुरुआत है, बहुत पहले से इसकी शुरुआत है, क्योंकि उनको अनजान लोगों से, स्ट्रेंजर्स से एक किस्म का डर, उनके सामने खाने पीने से उनको प्रॉब्लम होती थी, और उनमें एक किस्म की सुपरस्टिशियस टेंडेंसीज देखा है मैंने। तो मुझे लगा जैसे नाम चेंज करना, हाँ, नाम चेंज करना, बच्चे अडॉप्ट करना, जी बिल्कुल उस तरह की चीज़ें। और ये सब आप जानते हैं, अगर आप किसी एक ख़ास तरह के सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप चाहेंगे कि कुछ हैंडीकैप्स को ओवरकम किया जाए, तो हम कभी कभार शायद ऐसे रिसोर्सेज या फिर ऐसे फैक्टर्स का सहारा लेते हैं। तो मुझे लगता है कुमार में ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा था, और इसी का रिफ्लेक्शन है कि कुमार के जो ये फियर्स है ना कि कभी पकड़ा जाऊंगा, ये मुझे लगता है कि कुमार के फियर्स में से एक फैक्टर है। और तिहाड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, तिहाड़ में उनको नागरवाल स्कैंडल बार बार याद आ जाता था, सुल्ताना डाकू, नागरवाल स्कैंडल। और उनके जो जेल सुपरवाइज़र थे वो, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी कभार मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे पूरा जो रात का समय में कुमार क्या करते थे और किस तरह की उनकी हरकतें होती थी कि और बहुत बल्कि थे। 1985 में जब अरेस्ट हुआ, बहुत हेल्थी मान लीजिए, बहुत प्लम्प, मोटे से थे, और कुछ ही हफ्तों में उनका वेट बिल्कुल ही ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुआ, 20 किलो। हाँ, और वो जेल में लोग मजाक करते थे कि ये जो वज़न तुमने घटा दी है उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, तुम लंबा जियोगे। तो कुमार नारायण रोते थे कि वो ये सोच के कि वो कहाँ लंबा जिएंगे, कि उनका तो तबीयत बिल्कुल ही ख़राब होने लगी, और उनके हर्निया का प्रॉब्लम था, और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जिससे वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड थे। और तिहाड़ में उनके जो बार बार उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता था। अब उस ज़माने में जेल में मेंटल हेल्थ के बारे में किस तरह की एडवांसमेंट रही होगी आपको शायद पता है, तो ज़्यादा अटेंशन उस पर जाता नहीं था, पर वो बार बार ब्रेकडाउन, उनकी हेल्थ ब्रेकडाउन करता था, और जहाँ तक मैंने समझ पाया कि वो मेंटल ब्रेकडाउन ज़्यादा था, और एज अ रिज़ल्ट उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो कई बार उनके जो हर्निया या फिर शुगर के प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक हो गया था। तो मुझे जेल सुपरवाइज़र से बात करके जो मैंने देखा, शायद वो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन उनका बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता था, जिसके चलते उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ये इस कहानी को किस तरीके से लिया जाए, बिकॉज आप मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद भी मैं ये तो नहीं समझ पाया कि कुमार नारायण विक्टिम था, विलन थे, हीरो थे, जो कि नहीं ही थे, क्योंकि इस पिक्चरों में स्पाई को एक हीरो इमेज में भी दिखाया जाता है। और क्या कुमार नारायण को एक स्केप गोट की तरह लिया जाना चाहिए कि कुछ तालाब के बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए किसी मछली को पकड़ लिया गया, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी बहुत प्रॉपर नहीं किया गया, जो कि इसमें भी आप कई जगहों पर वैसा जिक्र करते हैं, तो क्या इससे क्या कंक्लूड क्या करना चाहिए इस कहानी से कुमार नारायण की? 1984 के जितने बड़े हादसे हुए, 84 के ब्लू स्टार ऑपरेशन ले लीजिए, उसमें जो चीफ किरदार है वो है भिंडरनवाल, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी, कम्युनल राइट्स, भिवांडी राइट्स जो बॉम्बे में हुआ नवंबर दिसंबर में, उसमें एक बड़े बड़े किरदार उसमें जुड़े हुए, पर
कुमार नारायण स्पाइस स्कैंडल में कुमार नारायण जो थे वो एक किस्म का बाहर के एक मार्जिन के रहने वाले एक इंसान थे। और मुझे लगता है कि जब भी हम भारत की इतिहास को देखें, हम हमेशा बड़े बड़े किरदारों की बात करते हैं, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और भी इंदिरा गांधी और बड़े बड़े जेपी, जयप्रकाश नारायण, पर हम लोग कभी भी भारत के इतिहास को जो मार्जिन्स में रह गए, जो सो कॉल्ड छोटे कैरेक्टर्स, छोटे किरदार जो रहे होंगे, उनके नज़रिए से हम कभी नहीं देखते। तो मैंने आपने कहा कुमार नारायण स्पाई था, विक्टिम था, गॉडफादर था, वो क्या थे? मैं कहूँगा कुमार नारायण एक भारत के मार्जिन के रहने वाले एक व्यक्ति थे, जिसने भारत में, मतलब आज़ाद भारत में अपना करियर बनाया। भला हो बुरा हो, जैसे भी किया हो, अपना काम किया, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उस ज़माने के जो एलीट जो थे उनके साथ उन्होंने कम्पीट किया और अपना जीवन जिया अपने मूल्यों के मुताबिक। उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, वो इतिहास तय करेगी। तो मैं वही कहूँगा कि कुमार नारायण को मैं हीरो नहीं मानता हूँ, पर कुमार नारायण को मैंने विलन की तरह भी पेश नहीं किया, जैसे आपने कहा। पर कुमार नारायण की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मैंने बहुत दूर तक मैंने कंप्लीट करने का कोशिश की, क्योंकि SLM मानेकलाल कंपनी का प्रोफाइलिंग मैंने किया है और उनकी जो कैरेक्टर स्केच है उसको भी मैंने पूरा करने का कोशिश किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम ये सब बैगेज लेकर चले कि ये मॉरल थे या फिर इमोरल, तो शायद कहानी को हम उतनी अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। जैसे मैंने शकुनी के बारे में कहा कि शकुनी भी मार्जिन से ही थे, पर पूरे महाभारत में उन्होंने अपना जो इम्पैक्ट था, वो आप पूरे टेक्स्ट को जो आप पढ़ते हैं तब लगता है कि इतना नेग्लेक्टेड, इतना मार्जिनलाइज्ड और फिजिकली चैलेंज भी थे, फिर भी वो महाभारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद कुमार नारायण अपने ज़माने के एक ऐसे इंसान थे जिनकी कहानी हमें पूरी तरह से अभी भी नहीं पता, पर शायद वो अकेले ना रहे हो, शायद उनके जैसे और भी लोग रहे हो। क्या क्या बदलाव किए गए थे इसके बाद जब ये आ गया था स्कैंडल सामने? सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो पेपर्स का धीरे से स्लोली ग्रेजुअली पेपर बेस्ड ऑर्डर्स एलिमिनेट करते गए। पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आ गया और आपके जितने ऑर्डर्स हैं उसमें एक तरह की इम्पर्सनल ऑर्डर्स आने लगे। पहले जो ऑर्डर्स होते थे उसमें ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स होते थे। अब कुमार नारायण के बाद जो कैबिनेट सेक्रेटरीट हैं या ऐसे जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर एक तरह के जो इशूइंग अथॉरिटी होती थी उनका नाम मेंशन करना बंद हो गया था, ताकि एक तरह की एनोनिमिटी बने। क्योंकि कुमार के बाद जब एक्सपोजर जब हुआ स्पाइस स्कैंडल का जनवरी में, तो उस दौरान यह निकला कि इंदिरा गांधी के जो PMO, इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक थिंकिंग ये भी चल रहा था कि पाकिस्तान का जो काहूटा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसकी बॉम्बिंग होना था। और ये चीज़ एक पीस ऑफ पेपर में पाया गया था। तो लोगों को लगा कि अगर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर PMO से निकलकर कुमार नारायण के ऑफिस में आ गया है, तो मान लीजिए कि ये सिक्योरिटी कितनी हद तक कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुकी है। तो ये जो चेंजेस है कि पेपर्स पर बातों को ना रखना और ऑरल और या फिर इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर्स को ट्रांसमिट करना, ये पूरा टेंडेंसी कुमार नारायण स्पाइस स्कैंडल के बाद आया। और आज जो हम देखते कि हाइपर इंटेलिजेंस या फिर हाइपर इलेक्ट्रॉनिक्स, AI और बाकी चीज़ें जो है उसमें तो दूर दूर तक फिज़िकल ट्रेसेस की बात नहीं है, पर खैर तो अब जनता हैकिंग के ज़रिए आजकल लोग और भी बहुत कुछ कर रहे थे। पर जो फिज़िकल जो मेन चेंजेस थे 1985 में, वो था कि कंप्यूटराइजेशन का शुरुआत हुआ और वहीं से एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन में, सिक्योरिटी अफेयर्स में देखने को मिलता है। और तो मुझे लगता है कि कुमार नारायण स्पाइस स्कैंडल की जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट अपरेटस की जो बिहेवियर है उसको शेप करने में बहुत ज़्यादा एंड्योरिंग रहा है। और इस केस की अभी क्या स्थिति है? कुमार नारायण का 2000 में देहांत हो जाता है, उनका हार्ट फेलियर होता है, वो देहांत हो जाता है। उसके बाद गीता नारायण 2 साल और रही है, उनके कन्विक्शंस के बाकियों का कन्विक्शन हो गया था, बल्कि योगेश मानिकलाल उनका भी हुआ था कन्विक्शन। जो मानिकलाल हाँ जी, उनके मालिक जूनियर थे वो, उनके बड़े भाई सुरेश मानिकलाल, उनका देहांत हो गया था 77 में। तो गीता नारायण का भी मर्डर हो जाता है और बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में 2002 में नवंबर में। तो ये उन्हीं के साथ ये केस
क्योंकि जो चीफ कैरेक्टर्स थे, जो ड्रामेटिक पर्सोना जो थे, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है 2010 में योगेश का भी देहांत हो गया है। तो सब जो लीड कैरेक्टर्स थे उस ज़माने के, और ज़्यादातर लोगों का देहांत हो गया था। और एक मैंने बहुत ढूंढने का कोशिश किया जो कुमार के अरेस्ट के दिन जो कुमार के साथ मौजूद थे, पी गोपालन, वो शायद जो कि पीसी अलेक्जेंडर के ऑफिस में थे, उनके सेक्रेटरी थे। हाँ बिल्कुल। तो पी गोपालन बहुत सालों तक दिल्ली में रहे, और ऐसा भी सुना है कि जो एस शंकरन जो राष्ट्रपति के ऑफिस में थे, उनके भी एक रिलेटिव का सरकार में एक नौकरी की बात हो रही थी, पर उनको शायद नौकरी नहीं दिया गया था, क्योंकि एस शंकरन का केस अभी भी सरकारी कॉरिडोर्स में उसको अभी भी मतलब लोग याद करते हैं। तो केस वैसा ही है कि एक ऑफिशियल रहा है, ये खत्म नहीं नहीं, वो तो कन्विक्शन हो गया था 2002 में। तो खैर बात वही के वही रहेगी, पर है कि वो इम्परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल एंगल्स थे, इसमें जो फॉरेन किरदार जो जैसे कि एम्बेसीज के लोग जुड़े हुए थे, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? कुछ भी नहीं। जैसे एलन बॉली जो फ्रेंच डिफेंस अटैचे थे, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है। एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर जो दिल्ली में फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, फॉयर, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया था उसी दौरान, और वो बाद में बहुत बड़े लेवल पर पहुँचे फ्रेंच गवर्नमेंट के काम में, और इंडस्ट्रियल एस्पेनाज में वो बहुत बड़े अपना नाम कमाए। अभी भी है, वो अभी भी काम कर रहे हैं, बहुत ही मशहूर हैं, बहुत फेमस है अपने फील्ड में, और कई हद तक न्यूक्लियर एस्पेनाज और न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स के सिक्योरिटी में भी काम करते हैं। तो ऐसे लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, पर कुमार नारायण का जो केस, उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, वो उसको भारत सरकार ने उस वक्त पूरे जो लॉजिकल एंड तक नहीं लिया पूरी तरह से, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था 84 में और 85 में, तो मेजॉरिटी थी। हाँ, अगर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करते तो शायद बहुत अनकंफर्टेबल इश्यूज आ जाते, और कई सारे हो सकता है ऐसी भी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो सरकार को दुविधा में डाल सकती है। जैसे मैंने थोड़ा बहुत हिंट भी किया, जैसे सेकंड रंग जितने कांग्रेस के लीडर्स उस ज़माने में 50s 60s में थे, उन सब के साथ कुमार नारायण की बहुत अच्छी जान पहचान थी, और उनके बड़े सारे प्रॉपर्टीज़ कुमार के ऐसे पॉलिटिशियंस को कुमार बेचते भी थे। जैसे उनका प्रॉपर्टी जो डिफेंस कॉलोनी में है, वो बिहार में एक बहुत मशहूर लीडर को उन्होंने बेचा था। वो वहाँ पर अभी भी बिहार का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका ऑफिस है, उनका जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है वहीं पर है डिफेंस कॉलोनी में। अभी भी आप जाएंगे तो आप फील करेंगे कि कुमार नारायण का कमरा वैसा ही है, स्टेयर्स भी वैसे है कुमार नारायण के रहने, मतलब आसपास के मकान उसके कंपैरिजन में बहुत ग्रैंड ज़रूर लगते हैं, पर है कि जिसको बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिस्कोमोन का जो ऑफिस है, वहीं पर कुमार नारायण रहते थे, और वहीं पर रेड भी हुआ था कुमार नारायण का। मतलब उनका मेन रेड तो खैर हेली रोड पर हुआ था, पर उनका है कि एक रेजिडेंस उनका डिफेंस कॉलोनी में था, और वहाँ पर अभी भी माहौल कई हद तक हम जब जाते हैं तो लगता है कि काफ़ी 1984 वाला माहौल है। तो हाँ, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत डीप थे, और मेरे ख्याल से बहुत ही साइलेंटली वो उसको मेंटेन बहुत डिस्क्रीटली उसे मेंटेन करते थे, और उसी चलते उनको ट्रस्ट भी लोग बहुत करते थे। पर जहाँ तक मैंने देखा है लोगों से बात करते हुए कि वो कहते थे कि कुमार नारायण का जो कन्फेशन था, वही कन्फेशन कुमार नारायण का लास्ट एक्ट था, क्योंकि जब पब्लिक रिलेशंस में या फिर इंफॉर्मेशन का आप बिजनेस करते तो उसमें चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है, और कुमार आखिर में चुप नहीं रहे। कुमार अपने बारे में सब कुछ कह दिए कि 25 साल तक उन्होंने इतना काम किया, पोलैंड के साथ काम किया, फ्रांस के साथ काम किया, अपने मालिक के लिए काम किया, कहा कि मैंने अपने मालिक के लिए, अपने बॉस के लिए मैंने $1 मिलियन बनाए, और मैंने भी थोड़े बहुत लैक्स बनाए। माई बॉस मेड $1 मिलियन, आई ऑल्सो मेड अ फ्यू लैक्स। तो इस तरह की बातें जो वो कहे, तो उससे क्या हुआ कि उनको दोबारा कोई एम्प्लॉय करने के बारे में नहीं सोचे। तो ये किताब है अ सिंगुलर स्पाई, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कुमार नारायण, और हमने कलोल भट्टाचार्य जी जो इसके लेखक हैं, ऑथर हैं, इनसे बात करने की कोशिश की। इस बातचीत के बाद बहुत कुछ ऐसा है जो बचा है, लेकिन वो इस किताब में दर्ज है, जिसे जानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जो आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि किस तरीके से एक इंसान जिसका कैरेक्टर स्केच बन करके हमारे सामने आता है एक स्पाई के तौर पर,
वो कैसे कैसे अपना सफ़र तय करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छे से हमसे बात की, डिटेल्ड बातचीत की, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये बातचीत बहुत पसंद आएगी और आपको भी पसंद आई होगी। थैंक यू बहुत सो बहुत मच, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इट वॉज रियली अ प्लेजर। थैंक यू।